Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss Huygens principle. इससे पहले आप वेव फ्रंट के बारे में पढ़ चुके हैं कि वेव फ्रंट से मुराद ऐसी सरफेस होती है जिसमें तमाम पॉइंट्स का फेज और वाइब्रेशन जो है वो सेम रहता है. सच अ सरफेस in which all the points have same phase of vibration, this surface is called wave front. अब इस वेव फ्रंट को डिफाइन करने के लिए उन वेव फ्रंट की पोजीशन को, वेव फ्रंट की लोकेशन को फाइंड करने के लिए हाइजन एक साइंसदान का नाम था. उसने थोड़ा बहुत वर्क किया और इसके मुतालिक अपना नजरिया पेश किया, अपना हाइपोथेसिस पेश किया, अपना प्रिंसिपल पेश किया, जिसे हम नाम देते हैं हाइजन्स प्रिंसिपल का. इसके स्ट्रक्चर को समझेगा. इसमें क्या है, हमारे पास एक सोर्स है लाइट का, इसे एस कहते हैं. ये लाइट सोर्स है. अब इस सोर्स से जब हम लाइट को किसी भी चीज के ऊपर स्ट्राइक कराते हैं तो देखिए होगा क्या, जब इस सोर्स से लाइट एमिट होगी, आगे फर्ज के हम कोई मटेरियल रख देते हैं, जब ये लाइट उस मटेरियल के ऊपर पड़ेगी तो हमारे पास जो सरफेस बनती है वो इस तरह की होगी. इसे नाम देते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट का. हमारे पास ये बनेगी स्फेरिकल वेव फ्रंट. सरफेस से लाइट जब एमिट होगी तो उस लाइट से जो हमें शेप हासिल होगी वो इस तरह की होगी. इसे हम नाम देते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट्स का. अब इस वेव फ्रंट के ऊपर हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं. ये पहला पॉइंट आ गया, ये दूसरा पॉइंट आ गया, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां. यानी क्या किया हमने, एक सोर्स लिया लाइट का, उस सोर्स से जो लाइट हमारे पास हासिल हुई है वो लाइट एक शेप बना रही थी, उस शेप को हमने नाम दिया है स्फेरिकल वेव फ्रंट का. ये हमारे पास है प्राइमरी वेव फ्रंट. जैसे ट्रांसफार्मर आपने पढ़ा होगा मैट्रिक के अंदर कि ट्रांसफार्मर के अंदर हमारे पास दो कॉइल्स पाई जाती हैं, एक प्राइमरी कॉइल होती है, दूसरी सेकेंडरी कॉइल होती है. इसी तरह हाइजन प्रिंसिपल के अंदर भी हमारे पास दो वेव फ्रंट बनते हैं. एक को हम नाम देते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट का, दूसरी को हम नाम देंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट का. वेव फ्रंट बनेंगे किस तरह कि लाइट का एक सोर्स लिया हमने, उस सोर्स से जो लाइट एमिट हुई है वो लाइट एक वेव फ्रंट बना रही है जिसे हम नाम देते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट का. उस वेव फ्रंट के ऊपर हमने क्या किया है, ये कुछ पॉइंट्स ले लिए. अब फिर से जब हम लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक कराएंगे तो ये तो हमारे पास प्राइमरी वेव फ्रंट बनी है. इसके आगे एक और वेव फ्रंट बनेगी. वो किस तरह की बनेगी, ये जो पॉइंट्स हमने ड्रा किए हैं, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा. अब इन पॉइंट से हमारे पास डिफरेंट वेवलेट्स बनेंगे इस तरह से. ये वेवलेट्स बन गए. देखिए स्टूडेंट्स, पहले सोर्स से जब हमने लाइट ली थी तो उस लाइट ने हमें ये वेव फ्रंट दी थी जिससे हमने नाम दिया था प्राइमरी वेव फ्रंट का. अब ये वाले जो पॉइंट्स हैं, जब इनके ऊपर लाइट पड़ेगी तो आगे हमारे पास लगी होगी स्क्रीन. तो स्क्रीन के ऊपर हमें ना तो लाइट शो होगी और ना ही हमें पॉइंट्स शो होंगे. तो वो पॉइंट्स क्या करेंगे, इस तरह के हमें स्पॉट देंगे स्क्रीन के ऊपर. अब हमने करना क्या है, हमने इन स्पॉट्स को आपस में ज्वाइन करना है, यानी इन स्पॉट्स को हमने मिलाना है इस तरह से. ये देखें स्टूडेंट्स, इन पार्ट्स को जब हमने मिलाया है तो जैसी पहले स्ट्रक्चर थी ये वाली, हमें अब दोबारा से भी वही स्ट्रक्चर हासिल हो गई है. इसे हम नाम देंगे प्राइमरी वेव फ्रंट का.
और इसे हम नाम देंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट का, क्योंकि ये स्फीयर की शक्ल में है तो इसलिए हम पॉइंट्स स्केल बना दें। फर्ज किया ये ए है और ये बी है, इसी तरह इसको हम कह देंगे ए प्राइम और इसे हम कह देंगे बी प्राइम। यानी प्राइमरी वेव के अंदर हमारे पास जो पॉइंट थे, प्राइमरी वेव फ्रंट के अंदर जो पॉइंट थे, एक को हमने ए कह दिया, दूसरे को हमने बी कह दिया, और इसके बाद जो आपके पास पॉइंट बने हैं, एक को हमने ए प्राइम कह दिया, दूसरे को हमने बी प्राइम कह दिया। तो ये नजरिया था हाइजन का। इसके अलावा एक और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं कि फर्ज किया अब हमारे पास इस तरह की स्ट्रक्चर हो, ये प्लेन हो। पहले तो हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट था, अब हमारे पास एक प्लेन है। जैसे हमने वहां पे पॉइंट्स लिए थे, इसके ऊपर भी हमने पॉइंट्स लेने हैं, ये पॉइंट्स आ जाएंगे। ये हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल दिस विल बी नेम्ड एज प्राइमरी वेव फ्रंट, क्योंकि पहले भी हमने देखा था जो हमारे पास पहले वेव फ्रंट बनती थी उसको हमने नाम दिया था प्राइमरी वेव फ्रंट का। अब ये जो पॉइंट्स हमने इसके ऊपर ड्रा किए हैं, अगर फिर से लाइट इसके पास ट्राई कराते हैं तो आगे हमें किस तरह की शेप मिलेगी उसको देख लेते हैं। आगे हमें ये वेवलेट्स मिलेंगे। देखें, ये इमेज का कंसेप्ट आता है लाइट के अंदर कि हम अगर शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमें हमारा इमेज नजर आता है, इसीलिए साया भी हमारा बनता है, जिसे हम शैडो कहते हैं, वो भी हमारा इमेज कहलाता है। इसी तरह जब हम लाइट के जरिए कोई प्रोसेस ले रहे होते हैं तो लाइट की मदद से भी हम सिर्फ उस ऑब्जेक्ट का इमेज देख रहे होते हैं। तो वो इमेज हम किस तरह देखेंगे, जो पॉइंट्स हमने ये वाले ड्रॉ किए हैं, अब इन पॉइंट्स का जब हम इमेज देखने लगते हैं तो इमेज में हमें वो पॉइंट्स वैसे के वैसे नजर नहीं आएंगे, हमें सिर्फ उन पॉइंट्स का इमेज नजर आएगा। वो इमेज किस तरह का होगा, वो इस तरह से क्रॉस बने होंगे। तो हाइजन ने क्या कहा था कि ये जो क्रॉस बनते हैं, ये जो इमेज शो होता है, आप इन पॉइंट्स को मिला दें और मिला के देखते हैं कि किस तरह की शेप बनेगी। ये स्टूडेंट्स, जब हमने इन क्रॉस को मिलाया है तो हमने ये देखा है कि जैसी पहले शेप बनी थी वैसे ही दूसरी शेप बन रही है। तो जो पहली वेव फ्रंट बनी है उसको हम नाम देंगे प्राइमरी वेव फ्रंट का, और जो दूसरी वेव फ्रंट बनी है उसको हम नाम देंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट का। क्योंकि ये एक प्लेन की शक्ल में है तो इसलिए इसको हम नाम देते हैं प्लेन वेव फ्रंट्स। ठीक है, पहले हमारे पास था स्फेरिकल वेव फ्रंट क्योंकि वो स्फेयर की शक्ल में थी। अब जो हमारे पास वेव फ्रंट बनी है उन्हें हम नाम देते हैं प्लेन वेव फ्रंट का। जैसे हमने वहां पे नाम दिया था, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसी तरह ये पॉइंट ए प्राइम है, ये पॉइंट बी प्राइम है। इसको भी आप अपनी तरफ से नाम दे सकते हैं कि ये वाला पॉइंट हमारे पास सी है, ये वाला पॉइंट हमारे पास डी है, और ये आपके पास सी प्राइम है, और ये आपके पास डी प्राइम है। यानी सी डी और सी प्राइम एंड डी प्राइम, ये पॉइंट्स हमने दिए हैं। अब हाइजन प्रिंसिपल के अंदर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं इसके, इन दो पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहले पहले हम ले रहे हैं पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 के अंदर हाइजन ने कहा था एवरी पॉइंट ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट may be considered as a source of secondary wave front। पहला पॉइंट क्या था, every point on primary wave front may be considered as a source of secondary wave front। मतलब क्या है
कि प्राइमरी वेव के अंदर, प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर जो हर पॉइंट है उसकी ही मदद से हम सेकेंडरी वेव फ्रंट को ड्रा करते हैं। यानी इन प्राइमरी के पॉइंट्स की मदद से हमारे पास सेकेंडरी वेव फ्रंट बनते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि एवरी पॉइंट ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट मे बी कंसीडर्ड एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट। इस प्राइमरी के ऊपर जो जितने भी पॉइंट्स हमने ड्रा किए हैं वो फजूल नहीं है। इन पॉइंट्स की मदद से ही हमने एक दूसरी वेव फ्रंट ड्रा करनी है जो कि सेम शेप की होगी जैसे हमारे पास पहली वेव फ्रंट बनी थी। तो इन पॉइंट्स की मदद से वो हम ड्रा कर रहे हैं। ये था हाइजन का फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है उसका? सेकंड पॉइंट ये है कि सेकेंडरी वेव फ्रंट कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय जॉइनिंग ऑल द पॉइंट्स ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट। यानी जो सेकेंडरी वेव फ्रंट हमने बनानी है वो कैसे बनानी है, एक ऐसी सरफेस हमने ड्रा करनी है जो इन तमाम पॉइंट्स के इमेज को टच करे। देखें जैसे हमने यहाँ पे एक सरफेस बनाई थी जो इन तमाम पॉइंट्स के इमेज को टच कर रही थी, तो उसको हमने नाम दिया था सेकेंडरी वेव फ्रंट का। इसी तरह यहाँ पे जो हमने वेव बनाई है, जो वेव फ्रंट बनाई है वो इस तरह बनाई है कि वो इन तमाम क्रॉस को टच करके आ रही है। ये था हाइजन का दूसरा प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल क्या था? एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट मे बी कंसीडर्ड एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट कैन बी डिटरमाइंड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ सरफेस दैट विल टच ऑल द पॉइंट्स। यानी ऐसी सरफेस हमने बनानी है जो इन तमाम पॉइंट्स को टच करते हुआ है। फिर हम टच करने के बाद इसको देखते हैं कि जैसी शेप हमारे पास पहले बन रही थी वैसे ही शेप हमारे पास दूसरी बन रही होती है। आखिर हाइजन ने ये प्रिंसिपल दिया क्यों था, इसकी जरूरत क्यों पेश आई? अब देखिए एक वेव फ्रंट तो हमने बना ली, फर्ज किया एट टाइम टी के ऊपर, फर्ज किया 5 सेकंड गुजरे, t5 रख ले, t10 समझ ले कि एट टाइम टी के ऊपर फर्ज किया हमें इस वेव फ्रंट का पता है कि ये वाली वेव फ्रंट हमारे यहाँ बन रही है, इसकी शेप का भी हमें पता चल गया, इसकी लोकेशन का भी हमें पता चल गया। अब अगर थोड़ा सा और टाइम गुजरता है, फर्ज किया अगर टाइम हमारे पास अब हो जाए t प्लस डेल्टा टी, अगर टाइम में हम थोड़ा इंक्रीमेंट कर लें, तो अब हम श्योर नहीं थे कि हमारी वेव फ्रंट अब ये यहाँ होगी, ये यहाँ पे पाई जाएगी, यहाँ पे पाई जाएगी, यहाँ पाई जाएगी, कहाँ पाई जाएगी। तो इस चीज को फाइंड करने के लिए हाइजन ने जो प्रिंसिपल अप्लाई किया था वो हमें बताएगा कि जो प्राइमरी वेव फ्रंट हमने बना ली थी, जो सेकेंडरी वेव फ्रंट बननी है, आखिर वो बननी कहाँ पे है, उसकी शेप किस तरह की होगी, उसकी लोकेशन किस तरह की होगी। तो ये सारी चीजें हाइजन प्रिंसिपल के अंदर लाई करती हैं कि हाइजन प्रिंसिपल हमें बताता क्या है। हाइजन प्रिंसिपल, प्राइमरी तो हमने बना ली वेव फ्रंट लाइट की मदद से, जो सेकेंडरी बननी है, जो सेकेंडरी के बाद बननी है, उन तमाम की लोकेशन, उन तमाम का बिहेवियर, उन तमाम की शेप, ये वाली चीजें हमें हाइजन प्रिंसिपल से मालूम होती हैं। अब फर्ज क्या प्राइमरी वेव फ्रंट के दरमियान और सेकेंडरी वेव फ्रंट के दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, तो एक फार्मूला सिंपल है, S इज इक्वल टू VT, वेयर S इज द डिस्टेंस, V इज द वेलोसिटी एंड T इज द टाइम। अगर हम लाइट को ले रहे हैं तो लाइट के लिए हम स्पीड ऑफ लाइट को यूज करेंगे, तो V की जगह हम C अप्लाई करेंगे, इसलिए हम इसको लिखते हैं S इज इक्वल टू CT। यानी प्राइमरी वेव फ्रंट के दरमियान और सेकेंडरी वेव फ्रंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम इस फार्मूले के जरिए फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो होगा C डेल्टा टी। इसी तरह इन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी आपके पास होगा C डेल्टा टी। सो प्राइमरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट, इनके दरमियान डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला ड्राइव कर लिया। C स्टैंड्स फॉर स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू तो फिक्स होती है क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। C इज इक्वल टू 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। ये स्पीड ऑफ लाइट एक्चुअल वैल्यू है और हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं नेचुरली, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं होती। यानी स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू है
3×10⁸ मीटर पर सेकंड, ये मैक्सिमम वैल्यू है। इससे वैल्यू हर एक ऑब्जेक्ट की कम होंगी, इसके बराबर भी कोई वैल्यू अभी तक नहीं आई और इसके ज्यादा भी कोई वैल्यू अभी तक नहीं आई। सो दिस इज कॉल्ड हाइजन प्रिंसिपल। ये हमारे पास हाइजन प्रिंसिपल है। इसको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं, इसकी समरी देख लेते हैं। हाइजन प्रिंसिपल क्यों बनाया गया, क्यों इसको डिटरमाइन किया गया? वेव फ्रंट का कंसेप्ट हमारे पास है कि ऐसी सरफेस होती है वेव फ्रंट जिसमें तमाम पॉइंट्स का फेज और वाइब्रेशन सेम होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम सर्कल ले लें तो सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन तमाम का फेज और वाइब्रेशन सेम रहेगा। इस तरह अगर हम सफेयर ले लें तो सफेयर के अंदर भी जितने पॉइंट्स होंगे उनका फेज और वाइब्रेशन सेम रहेगा। इन्हें हम वेव फ्रंट का नाम देते हैं। अब एक वेव फ्रंट तो हमने बना ली, उसको हमने डिस्कस कर लिया, उसकी शेप हमने देख ली, उसकी लोकेशन देख ली, उसकी प्रॉपर्टीज देख ली। अब उन प्राइमरी वेव फ्रंट की मदद से हाइजन ने कहा था कि आगे मजीद वेव फ्रंट भी बनती जाती हैं। उन वेव फ्रंट की हमने एक तो लोकेशन फाइंड करनी होगी, दूसरा उनकी पोजीशन फाइंड करनी होगी, उनमें बिहेवियर फाइंड करना होगा, उनकी शेप फाइंड करनी होगी। इसको फाइंड करने के लिए हम हेल्प लेते हैं हाइजन प्रिंसिपल से। हाइजन प्रिंसिपल में हमने एक छोटा सा तजर्बा किया। हमने क्या किया, लाइट का सोर्स लेने के बाद हमने एक वेव फ्रंट बना ली। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है। इस वेव फ्रंट के ऊपर हमने कुछ पॉइंट्स ले लिए। अब इन पॉइंट्स से जब हमने लाइट को पास कराया है तो आगे लगी हुई है स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर हमें वो पॉइंट्स शो नहीं हुए, हमें उन पॉइंट्स का इमेज शो हुआ है। वो इमेज जो है वो क्रॉस की शक्ल में था, इस तरह से क्रॉस बने हुए थे। तो क्रॉस हमने बना लिए। इसके बाद जब हमने एक ऐसी सरफेस ड्रा की है जो कि इन तमाम क्रॉस को टच करके आ रही थी, तो वो सरफेस आपके पास इस तरह आई है कि जैसे आपके पास पहली सरफेस थी। तो हमने इसको नाम दिया है ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, इसको हमने नाम दिया है ये सेकेंडरी वेव फ्रंट है। तो हमने पॉइंट्स बना लिए, फर्ज किया ये आपके पास ए है, ये बी है, इसी तरह ये वाला आपके पास ए प्राइम है और ये वाला आपके पास बी प्राइम है। इन दोनों को हमने नाम दिया था स्फेरिकल वेव फ्रंट्स का। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके लिए हमने एक फार्मूला ड्राइव किया है, S इज इक्वल टू सी टी, एस इज इक्वल टू सी डेल्टा टी कह रहे हैं या टी कह रहे हैं, एक ही बात है। इसके अलावा एक हमने दूसरी एग्जांपल ली इसी वेव फ्रंट के मुतालिक कि अगर हम एक प्लेन की शक्ल में लें पहले वेव फ्रंट, तो उस वेव फ्रंट के ऊपर भी अगर हम ये वाला पॉइंट्स ड्रा कर लेते हैं तो जब इन पॉइंट्स का हम इमेज लेते हैं तो वो इमेज हमारे पास बनता है इन क्रॉस की शक्ल में। तो जब हमने इन क्रॉस को आपस में मिलाया है तो हमारे पास वही शेप हासिल हो गई है जो पहले बन रही थी। तो हमने इसको नाम दिया, ये हमारे पास प्राइमरी वेव फ्रंट है, ये हमारे पास सेकेंडरी वेव फ्रंट है। क्योंकि ये प्लेन की शक्ल में है तो इसको हमने नाम दिया प्लेन वेव फ्रंट। फार्मूला भी हमने ड्राइव किया है कि हमारे पास अगर एक टाइम टी है जिसके ऊपर ये वेव बन रही थी, दूसरा टाइम हमारे पास डेल्टा टी है जिसके ऊपर ये वाली वेव फ्रंट बन रही थी, तो टोटल टाइम हमारे पास हो जाएगा टी प्लस डेल्टा टी। तो ये लोकेशन आपके पास इस टाइम के ऊपर है, ये लोकेशन पहले टाइम के ऊपर है। इन प्राइमरी वेव फ्रंट के दरमियान और सेकेंडरी वेव फ्रंट के दरमियान कितना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम सी डेल्टा टी एक फार्मूला ले लेते हैं, उसको हम ड्राइव करते हैं। जी बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये क्वेश्चन लॉन्ग में है या शॉर्ट में है? ये वाला क्वेश्चन दोनों में आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो इसके सिर्फ पॉइंट्स लिखने के बाद आप इसकी कोई एक एग्जांपल दे दें। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो इसकी प्रॉपर थ्योरी लिखनी है, प्रॉपर थ्योरी लिखने के बाद इसकी दोनों एग्जांपल देनी है और दोनों पॉइंट्स जो पहले बताए हैं वो लिखनी है। ये वाला जो क्वेश्चन है अब शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए इसको प्रिपेयर करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट हाइजन प्रिंसिपल। इसके आगे है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का कंसेप्ट जो है, इंटरफेरेंस की जो एप्लीकेशन है वो हमारी डेली लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है। हम अपनी डेली लाइफ में काफी सारे प्रोसेस ऐसे देखते हैं जिनके अंदर इंटरफेरेंस इन्वॉल्व होती है। मिसाल के तौर पर अगर बारिश होती है तो बारिश के बाद हमें रेनबो नजर आती है। ये जो रेनबो बनती है इसके पीछे भी इंटरफेरेंस का फिनोमेना होता है। इसके अलावा जो साबुन की झाग है इसके अंदर हमें डिफरेंट कलर नजर आते हैं। तो ये जो कलर नजर आते हैं
ये भी लाइट की इंटरफेरेंस की मदद से होता है। दिस ऑल हैपन ड्यू टू इंटरफेरेंस, क्योंकि हमारे पास जो लाइट है वो भी इन द फॉर्म ऑफ वेव होती है। और जो वेव्स होती हैं, चैप्टर नंबर 8 में हमने इसको डिस्कस किया है कि वेव्स, अगर दो वेव्स हो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो और अगर उनकी सेम फ्रीक्वेंसी हो और सेम मीडियम के अंदर हो, तो वो वेव्स इंटरफेयर करती हैं। इसके आगे एक और कॉन्सेप्ट भी है कि आया कि वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है। लेकिन जब भी दो वेव्स सेम मीडियम में पाई जाएंगी, अगर हम दोनों वेव्स की सेम फ्रीक्वेंसी होगी और सेम डायरेक्शन होगी, तो वो इंटरफेयर करेंगी और इस इंटरफेरेंस के नतीजे में हमारे पास या तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा या फिर एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। अब देखते हैं कि एम्पलीट्यूड बढ़ता कब है और एम्पलीट्यूड कम कब होता है। इंटरफेरेंस हमारे पास दो तरह की है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और दूसरी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। पहले देखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस तरह की होती है। ये हमारे पास दो वेव्स हैं। ऊपर वाले वेव को आप वेव नंबर 1 का नाम दे दें, नीचे वाले वेव को आप वेव नंबर 2 का नाम दे दें। अगर ये दोनों वेव सेम डायरेक्शन में है, सेम फ्रीक्वेंसी रखती हैं और सेम मीडियम के अंदर है, तो जब हम इन दोनों की इंटरफेरेंस कराएंगे तो इन दोनों के नतीजे में हमारे पास जो वेव बनेगी वो इस तरह की वेव होगी। अब इसे कहते हैं रिजल्टेंट वेव। ये जो रिजल्टेंट वेव बनी है, इसमें देखें, इसमें जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज कर गया है। क्यों इंक्रीज किया है? क्योंकि इस क्रस्ट का एम्पलीट्यूड, इस क्रस्ट का एम्पलीट्यूड, जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो ये वाली वेव बन जाएगी। इस तरह इस ट्रफ का एम्पलीट्यूड और इस ट्रफ का एम्पलीट्यूड, इन दोनों को भी जब हम कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा। इससे हम नाम देते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। यानी क्रस्ट क्रस्ट से मीट करेगा और ट्रफ ट्रफ के साथ मीट करेगा। जब ये दोनों मीट करेंगे तो आपके पास एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज कर जाएगा। और अगर हमारे पास इस तरह की वेव हो, अगर हम इन दोनों वेव्स को कंबाइन करना चाहें तो डियर स्टूडेंट देखें, ऊपर वाली वेव में जहां क्रस्ट है, नीचे वाली वेव में वहां ट्रफ है। इस तरह ऊपर वाली वेव में जहां टफ है, नीचे वाली वेव में वहां क्रस्ट है। सो दीज टू वेव्स विल इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली। तो पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब हुई थी तो एम्पलीट्यूड हमारे पास इंक्रीज कर गया था। अब जब इन दोनों की डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, अब क्या होगा, एम्पलीट्यूड आपके पास जीरो हो जाएगा। यानी अब सिर्फ आपके पास ये लाइन बच जाएगी, बाकी वेव हमारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों वेव एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। क्रस्ट ट्रफ को कैंसिल कर देगा, ट्रफ क्रस्ट को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास एम्पलीट्यूड जो है वेव का वो डिक्रीज कर जाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि वो जीरो को अप्रोच कर जाएगा। इंटरफेयर होने के लिए पहले शर्त क्या है कि दोनों वेव्स की सेम फ्रीक्वेंसी और सेम डायरेक्शन हो और वो दोनों सेम मीडियम में पाई जाए। फिर इंटरफेयर वो दो तरह से करती हैं, या तो कंस्ट्रक्टिव करती हैं या फिर डिस्ट्रक्टिव करती हैं। अगर तो वेव्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं तो उनके अंदर जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज कर जाता है। अगर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं तो उनके अंदर जो वेव्स का एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज कर जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि वो अप्रोच कर जाता है जीरो। ये तो कॉमन कंसेप्ट है इंटरफेरेंस का। लेकिन जो वेव्स इंटरफेयर कर रही होती हैं, इनको ऑब्जर्व करना, इनको डिटेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है? मिसाल के तौर पर, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ साउंड वेव्स एमिट होंगी। अब ये साउंड वेव्स जो है ये ट्रेवल करती हैं हर डायरेक्शन के अंदर और होती भी काफी तादाद में है। अब ये ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है कि कौन सी वेव किसके साथ इंटरफेयर कर रही है, और अगर इंटरफेयर कर रही है तो वो कंस्ट्रक्टिव कर रही है, डिस्ट्रक्टिव कर रही है। यानी वेव्स की इंटरफेरेंस को डिटेक्ट करना तो डिफिकल्ट प्रोसेस है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इनके लिए कोई ऐसा प्रोसेस बनाते हैं, इनके लिए कोई ऐसा हाइपोथेसिस बनाते हैं, इनके लिए ऐसा आइडिया बनाते हैं कि वेव्स को इंटरफेरेंस को डिटेक्ट करना हमारे लिए इजी हो जाए। तो हम देखते हैं कंडीशन फॉर डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस। कंडीशन देख लेते हैं। There are two conditions for detectable interference. One condition is
The interfering beams must be monochromatic. Monochromatic means of single wavelength. यानी जो दो वेव्स जिनकी हम इंटरफेरेंस करा रहे हैं तो उन दोनों वेव्स की जो वेवलेंथ है वो भी सेम होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर हम दो ब्लू कलर की वेवलेंथ को हम कंबाइन करा रहे हैं तो एक भी ब्लू कलर की वेव है, दूसरी भी ब्लू कलर की वेव है, तो इनकी इंटरफेरेंस को डिटेक्ट करना आसान होगा क्योंकि दोनों की जो वेवलेंथ है वो सेम होगी। इसके अलावा अगर हम एक रेड कलर की वेव ले और दूसरी अगर हम ब्लू कलर की वेव ले तो इंटरफेयर इनको करा लेंगे लेकिन इनको डिटेक्ट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ब्लू कलर ऐसा कलर है जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेड कलर ऐसा कलर है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो क्योंकि इन दोनों की वेवलेंथ सेम नहीं है तो इनकी वेवलेंथ सेम ना होने की वजह से इनकी इंटरफेरेंस को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। तो इंटरफेरेंस हम कब डिटेक्ट कर सकते हैं कि जिन वेव्स को हम इंटरफेयर करा रहे हैं उन वेव्स की वेवलेंथ भी सेम होनी चाहिए, इसे कहते हैं मोनोक्रोमैटिक वेव। नंबर 2 है कोहेरेंट। कोहेरेंट से मुराद क्या है कि इनका फेज डिफरेंस भी सेम। पहली शर्त क्या थी कि जिन वेव्स को हम कंबाइन करा रहे हैं उनकी वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि जिन वेव्स को हम कंबाइन करा रहे हैं उनका फेज डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। मिसाल के तौर पर किस तरह का फेज डिफरेंस सेम होना चाहिए? ये वेव हमने बनाई है और हम जानते हैं कि एक वेव के अंदर हमारे पास 360 डिग्री होती है, यानी एक कंप्लीट वेव के अंदर जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का होता है। और ये 360 किस तरह बनता है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे एंगल आपके पास बनता है 0 डिग्री, यहाँ पे एंगल आपके पास बनता है 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल आपके पास बनता है 180 डिग्री, यहाँ पे एंगल आपके पास बनता है 270 डिग्री और यहाँ पे एंगल आपके पास बनता है 360 डिग्री। ये कहलाता है वेव का फेज। फेज कहते हैं एंगल को। यानी कंप्लीट वेव के अंदर हमारे पास जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री होता है। 360 किस तरह से बनता है? यहाँ पे एंगल 0 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 180 डिग्री, ये एंगल 270 डिग्री और ये एंगल 360 डिग्री। इसे कहते हैं फेज ऑफ द वेव। ये तो पहली वेव है। अगर हम दूसरी वेव ले रहे हैं तो दूसरी वेव भी इसी तरह की होनी चाहिए कि यहाँ भी एंगल 0 का, ये एंगल 90 का, ये एंगल 180 का, ये एंगल 270 का और ये एंगल 360 का। अगर हम इन दोनों वेव्स को कंबाइन करना चाहें तो इनकी जो इंटरफेरेंस होगी उनको हम डिटेक्ट कर सकेंगे। क्यों डिटेक्ट कर सकेंगे? एक तो इन दोनों की वेवलेंथ सेम है और दूसरी जो कंडीशन थी इन दोनों का फेज भी सेम है। फेज कैसे सेम है? इसका 0 डिग्री, इसका 0 डिग्री, इसका 90, इसका 90, इसका 180, इसका 180, इसका 270, इसका 270, इसका 360, इसका भी 360। तो हम कहते हैं इन दोनों वेव्स का जो फेज है वो भी सेम है और इन दोनों वेव्स की जो वेवलेंथ है वो भी सेम है। दीज आर टू कंडीशन फॉर डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस। यानी अब ये जो दोनों वेव्स हमने बनाई है इनकी हम इंटरफेरेंस भी करा सकते हैं, इनको हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं कि आया कि ये दोनों वेव्स या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं। लेकिन पहली शर्त क्या है कि इनको डिटेक्ट कैसे किया जाए? उसको डिटेक्ट करने के लिए इन दो कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है दूसरी सेटिस्फाई नहीं होती फिर भी वेव्स को इंटरेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, इनको ऑब्जर्व करना मुश्किल हो जाएगा। यानी अगर हम इनकी डिटेक्शन चाहते हैं, इनकी ऑब्जर्वेशन चाहते हैं तो इन दोनों कंडीशन का पूरा होना जरूरी होता है। यानी वेव्स हमारे पास सेम वेवलेंथ की भी हो और दोनों वेव्स का फेज डिफरेंस भी सेम हो, फिर हम ये कह सकते हैं कि इनकी वेवलेंथ हमारे पास क्योंकि सेम आ गई है, फेज भी सेम आ गया है। अब इन दोनों से जो वेवलेंथ हमारे पास
इंटरफेरेंस के नतीजे में आएगी वो डिटेक्ट की जा सकती है, अदरवाइज डिटेक्ट करना इसका मुश्किल हो जाता है। यानी इन दोनों कंडीशन का एट अ टाइम पूरा होना जरूरी होता है। अगर इनमें से हम दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करा लें, पहली ना हो, फिर भी किसी काम का नहीं है हमारे। अगर हम पहली कंडीशन सेटिस्फाई करा ले, दूसरी ना हो, फिर भी हमारे किसी काम का नहीं है। यानी अगर हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम लेना चाहते हैं इंटरफेरेंस से, तो इन दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी होता है। दीज आर कंडीशन फॉर डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस। इसके अलावा एक और प्रोसेस भी है, ये जो कैंडल का फ्लेम होता है, फ्लेम जैसे शोला कहते हैं, ये प्योरली येलो कलर का होता है। इसके अंदर पाई जाती है सोडियम क्लोराइड। ये कंप्लीट येलो कलर देता है। ये नहीं होता कि इस येलो कलर के अंदर ब्लू भी हो, इसके अंदर रेड भी हो, ऐसा नहीं होता। तो इस शोले के अंदर, इस फ्लेम के अंदर क्या होता है, अब ये येलो कलर ही क्यों शो करा रहा है, क्योंकि जो हमने फ्लेम इसका बनाया है, तो उस फ्लेम के अंदर येलो कलर की जितनी भी वेव्स होंगी वो इंटरफेयर करेंगी, और उस इंटरफेरेंस के नतीजे में हमें फ्लेम हासिल होता है। तो उस फ्लेम का कलर जो है वो प्योरली येलो होता है, ना कि इसके अंदर कुछ जैसा रेड का हो, कुछ ब्लू का हो, ये ऐसा नहीं पाया जाता है। ये इसका बिल्कुल ही येलो कलर शो करा रहा होता है। इसके अलावा एक और भी कॉमन एग्जांपल है, ये जो लोहा है, अगर इसको हम गर्म कर रहे हो कॉन्स्टेंटली, तो ये कलर तब्दील करता रहता है। सबसे पहले ये ब्लू होता है, फिर ये ग्रीन होगा, फिर ये येलो होगा, फिर ये रेड होगा। ये इस तरह से कलर उसके तब्दील हो जाते हैं। ये पहले रेड होता है अगर हम कम टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, फिर ग्रीन होगा, फिर येलो होगा, आखिर में जाके ये ब्लू कलर शो करा रहा होता है। तो उसमें भी आपके पास क्या होता है, जब एक ही कलर की सारी वेव्स मिलती हैं, तो उनकी वेव लेंथ हमारे पास क्योंकि सेम होती है, तो उसके नतीजे में हमारे पास जो शेप हासिल होती है वो सिर्फ एक ही सिंगल कलर शो कराती है, उसके अंदर बाकी कलर का कॉम्बिनेशन नहीं पाया जाता। इसी का प्रोसेस इस फ्लेम के अंदर भी होता है, जो कि कैंडल के अंदर पाई जाती है। कैंडल के अंदर होता क्या है, सोडियम क्लोराइड यूज की जाती है। उस सोडियम क्लोराइड को जब हम इग्नाइट करते हैं, जब हम जलाते हैं, तो वहां पे एक फ्लेम पैदा होता है, शोला पैदा होता है। उस फ्लेम का जो कलर है वो प्योरली येलो कलर होता है। उसके अंदर ना तो आपके पास ब्लू कलर होगा, ना ग्रीन होगा, ना रेड होगा, कोई भी कलर और नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं होता ऐसा, क्योंकि जो फ्लेम हमने बनाया है, उस फ्लेम के अंदर येलो कलर की जितनी भी वेव्स हैं वो इंटरफेयर करेगी और हमें एक कंप्लीट स्ट्रक्चर डिफाइन कराती है जो कि येलो कलर की होती है। जी, बच्चे का क्वेश्चन है कि कोहेरेंट मींस क्या होता है। कोहेरेंट का मतलब होता है कांस्टेंट फेज डिफरेंस, यानी जो वेव्स हमने बनाई है उनका फेज डिफरेंस सेम होना चाहिए। मिसाल के तौर पर क्या है, ये दो वेव्स हमने बनाई है, अगर हम इन दोनों का फेज डिफरेंस लेना चाहें वो इस तरह से आएगा, 0 - 0 0 आ जाएगा, 90 - 90 0 आ जाएगा, 180 - 180 0 आ जाएगा। इसी तरह 270 - 270 0 आ जाएगा। इसी तरह 360 - 360 ये भी 0 आ जाएगा। इससे हम कहते हैं ये कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, कि वेव के पर आप जो मर्जी दो पॉइंट ले लें तो इनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट आएगा। चाहे आप पहले दो पॉइंट ले लें, चाहे आप दरमियान वाले दो पॉइंट ले लें, या चाहे आप आखिरी दो पॉइंट ले लें, तो इनका फेज डिफरेंस सेम रहना चाहिए। यानी अगर आपने पहले दो पॉइंट्स को चेक करके फेज डिफरेंस 0 डिग्री का निकाला है, तो जब आप बाकी पॉइंट्स को भी लें तो उनके दरमियान भी फेज डिफरेंस 0 का आना चाहिए। इन हम कहते हैं ये कोहेरेंट सोर्सेज हैं, क्योंकि इनके अंदर जो फेज डिफरेंस है वो आपके पास कांस्टेंट शो करा रहा है। जी स्टूडेंट, आज हमने डिस्कस किया है हाइजन प्रिंसिपल को और इंटरफेरेंस को और इंटरफेरेंस की कंडीशन को डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन हो आप चैट में डाल के राइट डाउन करें, क्योंकि आपके चैट के क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे शो हो जाते हैं और हम मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि उन क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर दे सकें। जी लास्ट 5 मिनट आपके लिए है, आप इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं चैट में जाके। इंटरफेरेंस से रिलेटेड या फिर हाइजन प्रिंसिपल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके ध्यान में हो वो आप पूछ सकते हैं। जी बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि ये क्वेश्चन आप शॉर्ट के लिए करेंगे या लॉन्ग के लिए करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपने शॉर्ट के लिए तैयार करना है, और इसमें ज्यादातर शॉर्ट क्या आता है, ये जो कंडीशन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द कंडीशन। शॉर्ट में पूछ सकते हैं पेपर में कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस। दीज आर टू कंडीशन फॉर डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस,
वो कंडीशन क्या है कि इंटरफेयरिंग बीम्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, यानी जो बीम ऑफ लाइट हम ले रही है वो एक तो मोनोक्रोमेटिक हो, और दूसरा हमारे पास इंटरफेयरिंग बीम मस्ट बी कोहेरेंट, यानी वो कोहेरेंट होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन हमारे पास शॉर्ट में पूछ सकता है। बच्चे का क्वेश्चन आया कि सर प्लेन वेव फ्रंट क्या होते हैं। प्लेन एक तो स्फेरिकल सरफेस है, वो स्फेयर की शक्ल में होता है, जैसे आपके पास स्टार है, सितारा, वो भी स्फेयर की शेप में होता है। जो वाटर का ड्रॉपलेट है, जो फॉग का ड्रॉपलेट है, वो भी स्फेरिकल शेप में होता है। प्लेन किसे कहते हैं? प्लेन ऐसी सरफेस को कहते हैं जिसके अंदर सिर्फ दो एक्सेस पाए जाए। आप इस व्हाइट बोर्ड को भी प्लेन का नाम दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी तो दो एक्सेस है, एक आपके पास एक्स एक्सेस है, दूसरा वाई एक्सेस है। यानी प्लेन सरफेस ऐसी होती है जो दो एक्सेस के कॉम्बिनेशन से बने, एक एक्स एक्सेस हो, दूसरा वाई एक्सेस हो। जैसे आपके पास ये व्हाइट बोर्ड है, ये भी एक प्लेन को शो कर रहा है। जी मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या इससे पिछले टॉपिक से रिलेटेड। जी बच्चे क्वेश्चन आया है कि वेव लेंथ क्या होगी इंटरफेरेंस बीम के अंदर। पहले तो हमें ये कंसल्ट करना पड़ेगा कि जो वेव्स हम कंबाइन करा रहे हैं उन कंबाइनिंग वेव्स की वेव लेंथ सेम होनी चाहिए। अगर तो वेव लेंथ सेम है तो फिर हम उनको कंबाइन करा सकेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम वेव नंबर 1 ले रहे हैं तो इसकी वेव लेंथ भी 50 सेंटीमीटर हो, और अगर हम वेव नंबर 2 ले रहे हैं तो इसकी वेव लेंथ भी आपके पास 50 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, फिर जाके हम उनको इंटरफेयर करा सकेंगे। यानी दोनों की वेवलेंथ चाहे हम मीटर में ले रही हो या चाहे हम सेंटीमीटर में ले रही हो, लेकिन शर्त क्या है कि दोनों की वेवलेंथ होनी सेम चाहिए। ये कंसेप्ट है वेवलेंथ का इंटरफेरेंस के अंदर। इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं इंटरफेरेंस से रिलेटेड, वेवलेंथ से रिलेटेड। जी बच्चे क्वेश्चन है कि सर कोहेरेंट सोर्सेज की वही डिफाइन होगी जो कोहेरेंट किया। जी बिल्कुल, कोहेरेंट सोर्सेज या फिर कोहेरेंट एक ही चीज को शो करता है। यानी कोहेरेंट में हम वेव का फेज देख रहे होते हैं, वेव का हम एंगल चेक कर रहे होते हैं कि वेव हमारे पास किस एंगल पे बन रही है, क्योंकि कंप्लीट तो एंगल हमारे पास 360 डिग्री है। उस 360 के अंदर भी हमारे पास 5 पार्ट्स होते हैं। यानी इनिशियल पे आपके पास एंगल 0 का, क्रस्ट पे आपके पास एंगल 90 का, फिर एंगल 180, ट्रफ पे एंगल 270 का, और आखिर में जाके एंगल बनता है 360 का। कोहेरेंट और कोहेरेंट सोर्सेज सेम चीज होती है। जी बच्चे क्वेश्चन क्या हम सी को इंक्रीज करें इस फार्मूले के अंदर तो टी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। देखिए बच्चे, फार्मूला आपके पास है सी टी। ये जो सी है ये कांस्टेंट वैल्यू है। सी को ना तो हम इंक्रीज कर सकते हैं ना ही हम डिक्रीज कर सकते हैं। सी की जो वैल्यू अभी हमने देखी थी 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये फिक्स वैल्यू होती है, ये कभी तब्दील नहीं होती। सी जो है ये हम ना तो इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज कर सकते हैं। एस और टी तब्दील हो सकते हैं कि टी टाइम कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा। इस तरह अगर टाइम ज्यादा होगा तो डिस्टेंस भी आपके पास ज्यादा कवर करना पड़ेगा। ये हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, दोनों चीजों को हम डिक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन सी की वैल्यू आपके पास फिक्स रहेगी। जी इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, इससे पिछले टॉपिक से रिलेटेड, आज प्रिंसिपल के लिए भी और इंटरफेयर के लिए भी। जो क्वेश्चन आपके ध्यान में है आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 1 मिनट बाकी है आपके लेक्चर में। जी आप लोगों के टेस्ट भी चल रहे हैं, कोशिश करें इन टेस्टों को जल्दी से जल्दी ऑफिस में जमा कराएं, क्योंकि जो टेस्ट अभी तक हमें मिले हैं वो सारे चेक होकर हमने ऑफिस में जमा करा दिए हैं। बाकी भी जो टेस्ट आपके आते रहेंगे, क्योंकि आपका सारा स्टाफ कॉलेज में मौजूद होता है, इसलिए जो टेस्ट आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं वो ऑफिस में जमा कराएं, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोग कितनी तैयारी में हैं, और हमें पता चल सके कि बच्चे वाकई अपने पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसके अलावा भी आपके जो टेस्ट बाकी रहते हैं उनके टेस्ट भी साथ साथ चलते रहेंगे, लेकिन जो टेस्ट आप लोग कर चुके हैं उनको प्रिपेयर करें, उनको ऑफिस में जमा कराएं, ताकि हम उनको इन टाइम चेक करके आप लोगों को रिटर्न कर सके। जी बच्चे किसी का क्वेश्चन हो तो आखिरी मिनट में पूछ सकता है, क्योंकि अभी हमारे लेक्चर का टाइम तकरीबन एंड होने वाला है। जी स्टूडेंट्स, थैंक यू।